हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 3 है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल और चोल काल या गुप्त काल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गुप्त काल। आपको पता होगा गुप्त काल को स्वर्णिम युग का काल कहा गया है। किसका पीरियड कहा गया है? स्वर्णिम, क्योंकि हर तरह का, चाहे वो स्थापत्य कला का रहा हो, चाहे वो वैज्ञानिक काल रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक काल रहा हो, हर तरह का इस क्षेत्र में विकास हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में या मेघालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंग डुंग से निकलती है, जो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा नामक पर्वत के बगल से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब ये भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, जहां से वो भारत में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय परकलित की जाती है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से विभाजित करके, या जीडीपी को जनसंख्या से विभाजित करके, या घरेलू आय को परिवार की संख्या से विभाजित करके, या उपरोक्त में से कोई भी एक। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता डी, इस टाइप के ऑप्शंस तो होते नहीं है। एक्चुअली इसका होगा, पहला ऑप्शन होगा कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनएनपी को जब हम जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो जो निकलता है, जो डाटा आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अच्छा चलिए, तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ये बताइए कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है इसको निकालता कौन है? ये तो प्रति व्यक्ति आय हो गई, इस सूत्र पे निकाल ली जाती है। अगर राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय की आकलन करता कौन है? सीएसओ करता है। कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। तो इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? एनएनपी को जनसंख्या से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है, जो मूल्य आता है, वो प्रति व्यक्ति क्या होती है? आय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तापी, कृष्णा, महानदी या गोदावरी। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भ्रंश घाटी में बहने वाली कुछ ही नदियां हैं, जैसे आपकी नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। तो ये जो नदियां हैं वो कहां बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी नदी? ताप्ती नदी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजेंद्र प्रथम, दंती दुर्ग, बलवन या विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, विजयालय। एक्चुअली चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी, लेकिन जो चोल थे वो पहले पल्लव वंश के सामंत हुआ करते थे। लेकिन जब पल्लव वंश कमजोर होने लगा या उसकी स्थितियां जब कमजोर पड़ने लगी तो यही सामंत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में टूट करके अपना अपना राज्य बनाने लगे। तो उसी में से विजयालय ने अपना एक अलग राज्य बनाया था, जिसको चोल वंश के नाम से बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वर्ष 1931 के कांग्रेस के रांची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो मौलिक अधिकारों, अच्छा 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? कराची में हुआ था। यहां पर मौलिक अधिकार और
एक चीज और की डिमांड की गई थी, किस चीज की? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। दो चीज यहां प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये प्रारूप किसने रखा था? आपको इसका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। तो 1931 के जो कराची अधिवेशन था उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का जो प्रारूप प्रस्ताव है वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो प्रश्न एक और बनता है कि कराची जो अधिवेशन था वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में हमारे गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा की नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गरबा, आप गरबा सुने होंगे, गुजरात का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मदुरई, विजयनगर, हैदराबाद या मैसूर? तो जो टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। हैदर अली का पुत्र था टीपू। बहुत बहादुर और बहुत ही बुद्धिमान शासक था। ठीक है, इसने कई युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की थी? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? तो प्रथम जो बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। अच्छा, आयोजन कराया किसने था? अजात शत्रु ने करवाया था। और किसकी अध्यक्षता में करवाया था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो अजात शत्रु ने कराया था और महाकश्यप की अध्यक्षता में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। कंप्यूटर के संबंध में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग या घन मीटर? तो जो कंप्यूटर माध्यम स्टोरेज है वो बाइट में होता है। क्या वो किस में होता है? बाइट में। जब स्टोरेज क्षमता होती है वो बाइट से शुरू होती है। जैसे बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है। ठीक है, तो बाइट से शुरू होती है। तो उसकी जो इकाई है वो कौन सी है? बाइट है, स्टोरेज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी महिला का नाम बताइए। अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी महिला का नाम कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वीनस विलियम्स या एलेना वेस्नीना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है वो अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की वैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, कैंसर रोग, भूमि या स्तनधारियों का? तो ऑन्कोलॉजी जो है वो कर्क रोग से संबंधित है, मतलब कैंसर रोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक है एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन सा है? एक तो प्रोपेन है और दूसरा कौन सा है? ब्यूटेन है। कौन सा है? ब्यूटेन है। तो एलपीजी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से? प्रोपेन और ब्यूटेन। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाता है, क्रमशः बढ़ते हैं, सहसा कम हो जाता है या क्रमशः कम होता है। मतलब क्रमशः कम होने का मतलब धीरे धीरे कम होते हैं। तो तूफान आने का जब दाब अचानक से गिर जाए
दाब क्या होता है, सहसा अचानक से वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो जाता है, तभी तूफान आने की संभावना बनती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बादल फटने का क्या मतलब होता है। मतलब आकाश में बादलों में बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा, मेघाच्छादित मौसम में फसल या बीजों का बोना, या कृत्रिम वर्षा का निर्माण। तो बादल फटने का मतलब होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो, किसी एक क्षेत्र में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं बादल फटने को कहा जाता है। तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से वर्षा जो होती है वो क्या कहलाती है, बादल फटना कहलाती है। एक्चुअली इसमें कहा जाता है कि अगर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए अगर एक घंटे में, 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए अगर एक घंटे में, तो वो बादल फटने के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, सिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, या जलेपला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा इसमें से स्थित है, तो कौन सा दर्रा स्थित है इसमें, सिपकीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा कहां पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, यहीं पे एक रोहतांग दर्रा भी है। ठीक है, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। आपको पता होगा कि इसी सिपकीला दर्रा से सतलज नदी, जो सतलज नदी है तिब्बत से चलती है, वो भारत के अंदर प्रवेश करती है इसी सिपकीला दर्रा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। महावीर कौन थे, 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, या 22वें तीर्थकर। तो सभी लोग जानते होंगे महावीर स्वामी जी जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। अच्छा, इनका चिन्ह क्या था, इनका चिन्ह सिंह था। क्या था, सिंह। तो महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो क्या था, चिन्ह था। जैसे पार्श्वनाथ जी एक थे इनसे पहले, उनका क्या था, सांप था। ऋषभ देव जो पहले थे उनका क्या था, बैल था। तो सबके अपने अपने चिन्ह है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये भी मैच करने के लिए आ जाता है। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है, नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, या दामोदर नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोसी नदी। कोसी नदी हर वक्त अपना रास्ता बदलती रहती है, और कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में 1 जनवरी 2017 से किस देश को अतिरिक्त 80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है। भारत 1 जनवरी 2017 से किस देश को 80 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रहा है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, या म्यांमार। तो 80 मेगावाट बिजली 2017 से कौन किसको पूरा करा जा रहा है, बांग्लादेश को किया जा रहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यथोचित में कौन सा समास है। एक क्वेश्चन और एक रीजनिंग हर बार आ जाता है, एक करंट आ जाता है। तो यथोचित में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, या तत्पुरुष समास। तो यथोचित में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, जिसमें यथा शब्द लगा होगा, यथाचित, यथोचित, यथाशक्ति, तो वहां पर कौन से समास होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 121.01 करोड़। ठीक है, क्लियर है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, 121 करोड़ लगभग कहा गया है। तो इसका 2011 की ऑप्शन के अकॉर्डिंग 121 करोड़ जो है वो क्या है, भारत की जनसंख्या है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, लियो मेसी का संबंध किस खेल से है, तैराकी, गोल्फ, फुटबॉल, या टेनिस। तो जो हमारे
लियो मेसी हैं, आपने सुना होगा, ये बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, ठीक है, फुटबॉलर, और ये लगातार 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले हैं, लगातार 4 बार, ठीक है। तो लियोन मेसी क्या है, फुटबॉल प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है, कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम या बायोगैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बायोगैस। अपारंपरिक का मतलब ऐसा होता है जो हमेशा जो खत्म नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, जैव पदार्थ हुआ, ये जो है वो क्या कैसे स्रोत होते हैं, अपारंपरिक। और पारंपरिक स्रोत में कौन से आते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, जो और ईंधन है जिसका खनन से निकाला जाता है, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है, ये खत्म हो जाएंगी, तो इन्हें पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। और जो कभी नहीं खत्म हो सकते हैं या जो रिपीटेड होते रहते हैं, उन्हें कौन सा ऊर्जा कहा जाता है, उन्हें अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति की पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि राष्ट्रपति को जो पदभार है वो किसके द्वारा दिलाया जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इनको जो शपथ दिलाया जाता है, जो शपथ पत्र होता है, वो कहां से है, आर्टिकल 60 में उसकी बात की गई है, आर्टिकल 60 में। अच्छा, बाकियों के लिए आपको अनुसूची थर्ड में सबके लिए शपथ की बात की गई है, लेकिन राष्ट्रपति सर के लिए आर्टिकल 60 में शपथ की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं और आखिरी प्रश्न है आज के लिए। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहां से लिया, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, भारतीय सन 1935, यूएसएसआर, यूएसए या आयरलैंड। तो एक बात समझिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के डीपीएसपी वो कहां से लिया गया है, तो वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण, जैसे आपने सुना होगा मूल अधिकार कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, संयुक्त यूएसएसआर, जिसे रूस आप कहते हैं, रूस से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, ऐसे पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।